नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी जोधपुर के जूनियर सुपरिटेंडेंट के पिछले साल के पेपर को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इस पेपर में हम प्रश्न संख्या 27 से लेकर 43 तक के सवालों को हल के साथ में विस्तार से समझेंगे। बाकी बचे हुए सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहे हैं। इन सवालों के उत्तर पहले ही टिक मार्क कर दिए गए हैं क्योंकि ज़्यादातर गणित और मेंटल एबिलिटी के प्रश्न हैं। अगर किसी सवाल में आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए कमेंट्स में ही डिटेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं इन सवालों को आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। वो है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी गिवन ग्रांट इन एड। यहां पर ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब समझते हैं ये राइट आंसर क्यों है, ग्रांट इन एड क्या होता है। साथियों, ग्रांट इन एड का मतलब होता है सरकार या किसी संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता जो किसी संस्था, संगठन या व्यक्ति को उनके कार्यों को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है। इसे बिना किसी वापसी के शर्त के दिया जाता है, यानी ग्रांट इन एड में एज ए लोन के तौर पर नहीं दिया जाता, यानी इसे लौटाना नहीं पड़ता। अधिकतर ये सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और शोध जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओज को, स्कूलों को, कॉलेजों को और रिसर्च संस्थानों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि ये संस्थान समाज में बेहतर कार्य कर सकें और विकास को आगे बढ़ा सकें। अब वापस लौटते हैं क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी गिवन ग्रांट इन एड। क्योंकि सरकार ही ग्रांट इन एड देती है तो डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कैसे दिया जा सकता है ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड किसको दिया जाता है उसको हमने विस्तार से देख लिया। दैट्स वाई ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को मैं हमेशा लेकर आता हूं जहां पर विद्यार्थी को डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 28 है विच इज द सेफ मोड ऑफ पेमेंट फॉर परचेजर एंड सेलर फॉर बोथ इन इंपोर्टेड परचेज। अब यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों सेलर और परचेजर दोनों इंपोर्टेड हैं, यानी अलग अलग कंट्रीज के हैं और उनके बीच में एक सेफ मोड और पेमेंट की पूछा गया है कि सेफ मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा अगर दोनों सेलर और परचेजर इंपोर्टेड हैं। और ऐसे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेटर ऑफ क्रेडिट। हाल ही में आपने एक टर्म सुनी होगी बांग्लादेश की बिजली की समस्या के बारे में, जिसमें अडानी के द्वारा बांग्लादेश को बिजली देने से मना करने पर वहां की सरकार ने उनसे कहा कि हम आपको एक गारंटी देते हैं, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं। तो यही होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसके बीच में जब दो अलग अलग इंपोर्टर होते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज के हैं, सेलर और बायर, तब जा करके उनके बीच में लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। दैट्स वाई यहां पर जो आंसर होगा वो लेटर ऑफ क्रेडिट इज द राइट आंसर, यानी आपके जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। अब इसको विस्तार से समझ लेते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट आखिर होता क्या है। साथियों, लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी एक दस्तावेज होता है जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खरीदार और विक्रेता के बीच लेन देन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार की गारंटी होती है जो बैंक खरीदार की ओर से भुगतान करेगा, बशर्ते कि विक्रेता सभी शर्तों और नियमों को पूरा करे जो लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखे हुए होते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य को अगर आप ध्यान से देखें तो विक्रेता को यह आश्वासन देना कि उसे समय पर और पूरी राशि का भुगतान होगा, चाहे खरीदार भुगतान कर पाए या नहीं। यही होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी बैंक आपको गारंटी दे देगा कि आपका पेमेंट रुकेगा नहीं। प्रक्रिया क्या होगी इसके लिए? विक्रेता बैंक को जरूरी दस्तावेज देता है, जैसे बिल, शिपिंग दस्तावेज देता है और जो ये साबित करते हैं कि उसने सामान भेज दिया है। इसके बाद बैंक विक्रेता को भुगतान की गारंटी दे देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट कई प्रकार के होते हैं साथियों, जैसे साइट एलसी होता है जिसमें तुरंत की तुरंत भुगतान किया जाता है, और एक ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट भी होते हैं जिनमें बाद में भुगतान करना होता है या दोनों पक्षों की सहमति
के बिना ये रद्द नहीं किया जा सकता, ऐसे भी लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। इसका उपयोग खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक होता है ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों सुरक्षित महसूस कर सकें। तो आशा है लेटर ऑफ क्रेडिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे बनने वाले प्रश्नों को आप भविष्य में गलत नहीं करेंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है व्हेन द पब्लिक बाइंग एक्ट वाज पास्ड, यानी पब्लिक बाइंग एक्ट कब पास हुआ? 2012 में। अब समझते हैं कि पब्लिक बाइंग एक्ट आखिर होता क्या है। विद्यार्थियों, रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए एग्जाम में आपको अव्वल आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं पब्लिक बाइंग एक्ट क्या है और वापस से फिर इस प्रश्न पर आएंगे। साथियों, पब्लिक बाइंग एक्ट या सार्वजनिक क्रय अधिनियम, जिसे कई जगह पर सार्वजनिक खरीद अधिनियम भी कहा जाता है, सरकारी संस्थाओं या सार्वजनिक विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए बनाए गए नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी खरीद पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी हो ताकि जनता के धन जो पब्लिक मनी है उसका उचित उपयोग हो सके। साथियों, इसमें जो मुख्य बातें होती हैं वो होती है पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक हित, यानी ये 4 चीज़ों पर पब्लिक बाइंग एक्ट का होता है। भारत में सार्वजनिक खरीद से संबंधित कई नियम और प्रक्रियाएं हैं, जैसे जनरल फाइनेंस रूल जो GFR है वो भी आपका इसके अंतर्गत आता है। सरकारी ई मार्केट प्लस यानी जैम के जो वीडियो हमने प्रीवियसली बनाया है जैम के ऊपर वो आपने देख लिया होगा, वो भी इसी में शामिल होता है, जो केंद्र और राज्य सरकार की खरीद प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने में मदद करती है। अब लौटते हैं प्रश्न पर, यानी हमारा प्रश्न ने पूछा है कि व्हेन द पब्लिक बाइंग एक्ट वाज पास्ड, तो ये एक्ट हुआ था 2012 में पास हुआ था, जिसके बारे में आपने विस्तार से जान लिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है ऑन विच डेट ऑफ द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इज एप्लीकेबल। यहां पर पूछा है कि जो फॉरेन करेंसी होता है उसका कन्वर्जन किस डेट की रेट के अनुसार किया जाता है। यानी आपने कोई बिजनेस किया, कोई परचेज किया फॉरेन पे, आपको डॉलर में पेमेंट करना है, तो कौन सी डेट की रेट लगेगी आपकी, ये पूछा है प्रश्न में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डेट ऑफ नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन पेइंग बैंक, यानी जब आप बैंक में अपने डॉक्यूमेंट पे पेइंग बैंक के जो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी होता है, नेगोशिएशन वाली डेट जो होगी आपकी कि इस डेट के दिन हम पेमेंट करेंगे, उस डेट को डेट ऑफ नेगोशिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन पेइंग बैंक आपका ये पेमेंट किया जाएगा, कन्वर्जन किया जाएगा फॉरेन करेंसी में। अब इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। साथियों, विदेशी मुद्रा के रूपांतरण की दर यानी कन्वर्जन रेट उस तारीख पर निर्भर करती है जब लेन देन वास्तव में हो रहा है। इसे लेन देन की तारीख भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिस दिन आप किसी विदेशी मुद्रा में लेन देन कर रहे हैं उसी दिन की दर को यह लागू किया जाएगा। अलग अलग परिस्थितियों में तारीख का निर्धारण अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं यानी आयात निर्यात कर रहे हैं, तो आयात निर्यात करते समय आमतौर पर उस दिन की दर ली जाती है जब वास्तविक भुगतान होता है। यानी जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, यानी आप नेगोशिएट कर रहे हैं, यानी जिस दिन आप सौदा पक्का कर रहे हैं, उस दिन की डेट में ये आपको कन्वर्जन रेट लगेगी। बैंकिंग में देखें तो बैंकिंग में कैसे होता है, अगर बैंक में विदेशी मुद्रा का लेन देन हो रहा है तो बैंक उसी दिन का दर लागू करेगा जब ग्राहक लेन देन की प्रक्रिया कर रहा है। यानी जिस दिन आप बैंक के साथ लेन देन करेंगे उस दिन की रेट लगेगी। अर्थशास्त्र और आपके टैक्सेशन में कैसे होता है, यानी इकोनॉमिक्स में कैसे होता है, टैक्स के मामलों में आय या व्यय की गणना के लिए लेन देन की तारीख पर उपलब्ध दर लागू होती है। आमतौर पर इस दर को सरकारी या अधिकृत बैंक जैसे RBI द्वारा प्रतिदिन घोषित किया जाता है और उसी दिन की दर का उपयोग लेन देन के लिए किया जाता है। आशा है कन्वर्जन रेट पर बनने वाले सभी प्रश्नों को आप आसानी से अब हल कर पाएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। साथियों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। फ्रॉम विच डेट द बेनिफिट ऑफ 7th सेंट्रल कमीशन विल बी एप्लीकेबल, यानी 7वें वेतन आयोग के जो बेनिफिट्स हैं वो किस दिन से लागू हुए। 1 जनवरी 2016 से लागू हुए, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 31। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की।
फ्रॉम विच डेट न्यू पेंशन स्कीम वाज एप्लीकेबल, यानी एनपीएस आपका कब से लागू हुआ, तो 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ, यानी 31 दिसंबर 2003 की डेट तक जितने कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी भर्ती हुए हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आया है। अभी इसको कुछ राज्य सरकारों ने ओपीएस में मर्ज किया है, यानी आपको कुछ राज्य सरकार बेनिफिट दे रही हैं, कुछ के इन हैंड में एक्शंस है। इसीलिए यहाँ पर अगर एनपीएस की आपसे तारीख पूछी है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 1 जनवरी 2004। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। सस्पेंशन इज ए, सस्पेंशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपसे ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पर यह प्रश्न पूछा नहीं गया है और विद्यार्थी अक्सर गलत करता है, लेकिन आज के बाद आप इस प्रश्न को सही करेंगे। अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि सस्पेंड किया है यानी उसको पनिशमेंट मिला है तभी उसे सस्पेंड हुआ है, और अधिकतर विद्यार्थी इसको गलत कराते हैं। यानी ना तो ये माइनर पनिशमेंट है, ना ये मेजर पनिशमेंट है, ना ही स्टार्ट ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, ये पनिशमेंट में काउंट ही नहीं होता। सस्पेंशन इसलिए किया जाता है जिससे कि आप जांच को प्रभावित ना कर सकें। अगर पद पर आप बने रहेंगे तो आप जांच को प्रभावित करेंगे। एक रेगुलर प्रोसीजर है जो कि आपको उस पद से दूर रखने के लिए किया जाता है, यानी आपको सस्पेंड कर दिया जाता है जिससे कि आपकी जांच पूरी हो सके, और ना तो इसे पनिशमेंट में काउंट किया जाता है और ना ही ये आपके रिमूवल फ्रॉम सर्विस का स्टार्टअप है। इसीलिए विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप एग्जाम में आसानी से हल कर पाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33। मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये सेशन है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम हर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड आपको पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आगे से इसी तरह का फोकस करके एक एक क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करके आपको बताएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। आईआईटी जोधपुर एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी अमेंडमेंट एक्ट। यहां पर पूछा है आपको जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी एक्ट की अमेंडमेंट जो हुआ है उसकी डेट पूछी है। तो आईआईटी एक्ट अमेंडमेंट हुआ है 2012 में, यानी 1961 में जो एक्ट था उसका 2012 में अमेंडमेंट हुआ है और उसी अमेंडमेंट के तहत ये आईआईटी जोधपुर को बनाया गया है। यानी जब भी कोई आईआईटी एस्टैब्लिश होती है तो आईआईटी एक्ट में अमेंडमेंट होता है और उस अमेंडमेंट के तहत ही आईआईटीज को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो आईआईटी जोधपुर के आप जिस भी आईआईटी में एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखिए उसका एस्टैब्लिशमेंट में आईआईटी एक्ट में जब वो अमेंडमेंट हुआ है, एक्ट में जब अमेंडमेंट हुआ है तो उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो उस डेट को, उस ईयर को आप याद करके जाइए जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो सके। अगर आपको किसी आईआईटी की अमेंडमेंट डेट या एस्टैब्लिशमेंट डेट चाहिए या ईयर चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम आप उसको कमेंट में ही आंसर करेंगे जिस भी आईआईटी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। व्हाट डज सीटीई स्टैंड फॉर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी सीटीई का फुल फॉर्म पूछा है किस डिपार्टमेंट के तौर पर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, माफ कीजिएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके अंदर आपको सीटीई का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर। यानी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वहां पर सीटीई किसको बोला जाता है, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर को बोला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। नाउ ए डेज विच अकाउंटिंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, यानी 36 पे पूछा है इन दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा अकाउंटिंग प्रोसीजर अपनाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्यूरल बेस अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा अकाउंटिंग आ गया, ये तो पहली बार सुना है। तो इसको विस्तार से जानते हैं, आइए देखते हैं कि एक्यूरल बेस अकाउंटिंग आखिर होता क्या है। साथियों, एक्यूरल बेस्ड अकाउंटिंग एक ऐसी लेखा पद्धति है जिसमें आय और व्यय को उसी अवधि में दर्ज किया जाता है जब वे वास्तव में अर्जित या खर्च किए जाते हैं। यानी जब उनका खर्च किया जाएगा तो उसी अवधि के तौर पर गिना जाएगा, और जब अर्जित किए रहे कोई संपत्ति या पैसा कहीं से आ रहा है तो उसी टाइम फ्रेम में उसको लिया जाएगा, भले ही वास्तविक नगद लेन उस समय हुआ हो या नहीं हुआ हो। यानी आपने कोई
आपने पॉलिसी जारी करी या कोई स्कीम जारी की जिसके लिए आपने अगर आवंटन घोषित कर दिया कि इतने करोड़ रुपए हम इस पॉलिसी में या इस फंड में जारी करेंगे, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में वो काउंट होगा, ना कि चाहे पेमेंट आप अगले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे लेकिन वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका काउंट होगा। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि एक्यूरल बेस अकाउंटिंग होता क्या है। इसका मतलब यह है कि आय को उसी समय दर्ज किया जाता है जब उसे कमाया गया है, या व्यय को उसी समय दर्ज किया जाता है जब उसका दायित्व बनता है, न कि नगद का आदान प्रदान हुआ हो। एक्चुअल में होता यह है कि जब आप खर्च करेंगे या आपके पास आमदनी होगी उस तारीख को आप हिसाब किताब करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। जिस तारीख को आपने अनाउंस कर दिया कि इस मद में इतने पैसे देंगे, तो वो मद का खर्चा जो है वो उसी साल में आएगा, भले ही आप पेमेंट लेट से कर रहे हैं या 4 महीने 10 महीने बाद कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसे ही बोलते हैं एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। केंद्र सरकार में जो एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है वो पारंपरिक रूप से कैश बेसिस अकाउंटिंग में इसका उपयोग होता आया है। केवल वास्तविक नगद लेन देन को ही दर्ज किया जाता है, लेकिन आधुनिक सरकारी लेखा और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीक वित्तीय स्थिति को दिखाने के लिए धीरे धीरे एक्यूरल बेस अकाउंटिंग को अपनाने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एक्यूरल बेस जो अकाउंटिंग है साथियों, अपनाने से केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इससे आपको सटीक वित्तीय स्थिति का पता चलता है कि सरकार की सभी देनदारियां और संपत्तियों को इसमें शामिल किया जाता है, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति का सटीक अंदाजा मिलता है। इसके साथ ही भविष्य की देनदारियों की पहचान भी हो जाती है कि भविष्य की देनदारी में आपको किस मद में कितना खर्चा करना है, उसका भी एक्यूरल बेस अकाउंटिंग में पता चलता है। साथ ही बेहतर योजना और बजट बनाने में इससे मदद मिलती है। साथियों, भारत में केंद्र सरकार ने एक्यूरल बेस को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, लेकिन विभिन्न मंत्रालय और विभागों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया जा रहा है। इसीलिए आने वाली एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल यानी CAG एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सहायता से इसे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इसका प्रयोग चल रहा है। इसीलिए नया टॉपिक है, इसे आपसे अब पूरी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसे काम करेगा एक्यूरल बेस अकाउंटिंग। तो अब हम वापस प्रश्न पर लौटते हैं। हमारा प्रश्न था, नाउ ए डेज विच अकाउंटिंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव। तो एक्यूरल बेस अकाउंटिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कैलकुलेट द बेस ऑफ ए पेंशन ज्वाइंट विद 3 एडवांस इंक्रीमेंट, नॉन कंपाउंडेड है, इन पे बैंड 2 विद ग्रेड पे 4200। प्रायर टू हिज ज्वाइनिंग ही वॉज सर्विंग इन पे बैंड 1 एंड ग्रेड पे 2000 फॉर लास्ट 3 ईयर। 3 साल की सर्विस करी पे बैंड 1 में, 2000 रुपये ग्रेड पे के साथ में, और अब उसे पे बैंड 2 में जाना है और विद ग्रेड पे 4200 और 3 एडवांस इंक्रीमेंट उसको देना है। तो कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन, आइए एक बार मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, उसी के आधार पर करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14,715। साथियों, यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि इनिशियल बेसिक पे यानी बिफोर इंक्रीमेंट उसका बेसिक पे कितना है, 9,300 प्लस 4,200 यानी 13,500। और इस तरह से आप कैलकुलेट करिए 3 एडवांस इंक्रीमेंट, जिसमें फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा 3% यानी 13,500 रुपये पर, उसको पहला इंक्रीमेंट मिलेगा तो ये बनेगा 405 रुपये का यानी 410। तो इस तरह से आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि आप लास्ट में जब थर्ड इंक्रीमेंट को फिर से कैलकुलेट करेंगे 405 रुपये पर, तो ये बनेगा आपका 14,715 रुपये। और इस तरह से द बेसिक पे आफ्टर 3 एडवांस इंक्रीमेंट इज 14,715 और करेक्ट आंसर आएगा 14,715 रुपये। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। डिटेल में आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। साथियों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। एज पर रूल 30 ए सैंक्शन सेल लैप्स इन हाउ मेनी मंथ्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो ऑप्शन 30 क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यानी 12 मंथ्स का है। अब समझते हैं ये रूल नंबर 30 आखिर होता क्या है।
साथियों रूल 30 होता है सैंक्शन लैप्स, जिसका अर्थ होता है कि किसी कार्य, योजना या खर्च के लिए दी गई स्वीकृति या आदेश की वैधता एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाती है। यानी इस दौरान उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई हो तो उसका उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि स्वीकृत धनराशि को समय पर और उचित उपयोग में लाया जाए। यानी स्वीकृति की अवधि इसमें मायने रखती है। लगे हुए कार्य की पुनः स्वीकृति आपको लेनी पड़ेगी उस समय के बाद, और इसका लक्ष्य होता है कि इस नियम का उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी धन का इस्तेमाल निष्पक्ष और समय पर हो, लंबी अवधि तक फंड निष्क्रिय ना पड़ा रहे। इसीलिए उसमें आपको टाइम फ्रेम दिया जाता है, और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रूल नंबर 30 पे अगर कोई सैंक्शन आपको मिला है तो 12 मंथ्स तक वो वैलिड रहेगा। अगर आपने वो सैंक्शन में इस अवधि में पैसा खर्च नहीं किया तो आपको दोबारा से सैंक्शन लेना पड़ेगा। दैट्स वाई ऑप्शन 30 क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 12 मंथ्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। टेंडर विल बी कॉल्ड फॉर रिपेयर वर्क्स कॉस्टिंग ₹5 लाख to 10 लाख। व्हाट इज टेंडर इज कॉल्ड, यानी अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में टेंडरिंग है, रिपेयर वर्क के ऊपर है, तो उस टेंडर को क्या कहा जाता है? उसको ओपन टेंडर कहते हैं। यानी 5 से 10 लाख के बीच में है तो उसे ओपन टेंडर कहेंगे। अब साथियों देखते हैं कि ऑप्शंस में जो दे रखे हैं, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर या रेट कॉन्ट्रैक्ट, आखिर ये होते क्या हैं? ओपन टेंडर का अर्थ होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी योग्य सप्लायर या ठेकेदार को बिड जमा करने की अनुमति होती है, और इसका इस्तेमाल तब होता है जब बड़े प्रोजेक्ट के लिए अच्छे विकल्प की आवश्यकता होती है और बाजार में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओपन टेंडर में कि आपके पास बहुत सारी बिड आ जाएंगी, उसमें से जो आपको बेस्ट रेट लगेगी उसको आप चूज कर लेंगे। बात करते हैं लिमिटेड टेंडर की, तो लिमिटेड टेंडर केवल कुछ चयनित और पूर्व अनुमोदित सप्लायर या ठेकेदार को बिड लगाने का निमंत्रण दिया जाता है, और इसका इस्तेमाल तब होता है साथियों जब कार्य की प्रकृति विशेष रूप की होती है। यानी कुछ विशेष प्रकार की सामग्री या सेवाएं चाहिए जो कि कुछ ही सप्लायर देने में सक्षम होते हैं, तब जाकर के लिमिटेड टेंडर किया जाता है। साथ ही अगर आप बात करेंगे सिंगल टेंडर की, तो सिंगल टेंडर के अंतर्गत केवल एक ही सप्लायर या ठेकेदार से बिड मंगवाई जाती है, और इसका इस्तेमाल तब होता है जब विशिष्ट आवश्यकताओं, सीमित विकल्पों या अनूठा ही एक उत्पाद हो जो केवल वही बनाता हो, तब जाकर के सिंगल टेंडरिंग होती है। और अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें साथियों, तो रेट कॉन्ट्रैक्ट वह व्यवस्था होती है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशेष वस्तु या सेवा की कीमत रेट पर आपको एक तरीके से अनुबंध कर लिया जाता है कि एक इस समय इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप हमें बार बार ये सप्लाई करेंगे तो एक ही रेट रखेंगे, उसे बोलते हैं रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी वस्तु या सेवा की नियमित आवश्यकता हो, जैसे दवाइयाँ, ऑफिस की सप्लाई, उपकरण जो विभिन्न समय पर खरीदी जाती हैं, तो उनसे आप रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आपको उसी रेट पर पूरे साल सप्लाई किया जाता है। तो ये अब वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन क्या कहता था? हमारा क्वेश्चन कहता है कि वह टेंडर कौन सा है जो रिपेयर वर्क के लिए 5 लाख से 10 लाख के बीच में होता है। तो ऐसे टेंडर को कहते हैं ओपन टेंडरिंग, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। ए सिटीजन हैज ए राइट टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी। फॉर इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स द पब्लिक अथॉरिटी शैल चार्ज नो फी फॉर द फर्स्ट आवर बट ए फी ऑफ रुपीज how much for each subsequent hour or a fraction thereof shall be charged, fill the blank with appropriate options। यानी आपको बताना है कि पहले घंटे के लिए अगर आप रिकॉर्ड प्रज्वल करते हैं तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। ऑफिस में जाके आप 1 घंटे तक कोई भी डॉक्यूमेंट प्रज्वल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो 5 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट देखने की अनुमति दे दी जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 40। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। टीए क्लेम इज टू बी प्रिपेयर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ, आपको पता ही है कि 1 साल के अंदर ही परमिशन होती है। जिस साल आपने टीए क्लेम किया है उसी साल में आपको सबमिट भी करना होगा, यानी जर्नी करने के बाद आपको उसी साल में इसका भुगतान लेना होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर में नहीं ले पाते तो लैप्स हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 यानी 1 ईयर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की।
As per Rule 159(1), advance payment not exceeding how many percentage of contract value may be made for the maintenance contract of the costly equipment to private firm and how many percentage to PSU। याद रखिए ये क्वेश्चन आपको मेरे प्रीवियस पेपर जितने भी मैंने सॉल्व करवाए होंगे आपको लगभग हर दूसरे पेपर में ये प्रश्न आता है और हर आईआईटी में ये प्रश्न अब तक पूछा जा चुका है कि प्राइवेट फर्म के साथ कितने परसेंट पे आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। प्राइवेट फर्म को एडवांस देना है तो 10% और अगर पीएसयू है, गवर्नमेंट है, तो उसको 40% तक आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। याद कर लीजिए ये हर आपकी जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जिस भी आईआईटी के एग्जाम देखेंगे आपको रूल 1591 एडवांस पेमेंट का जरूर प्रश्न आता है। 10% प्राइवेट फर्म और 40% पीएसयूज के लिए यानी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। एज पर रूल 2572 द सर्विस बुक ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड इन। अब यहां पर देखिए 2572 में सर्विस बुक जो है वो डुप्लीकेट में मेंटेन होती है, हमेशा एक आपके रिकॉर्ड में रहती है और एक आपको आपके ऑफिस जहां आप पोस्टेड है वहां पर रहती है। तो डुप्लीकेट कॉपी में ये मेंटेन की जाती है सर्विस बुक और यही आपसे यहां पर पूछा गया है, यानी आपके जो सर्विस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी को सर्विस बुक कहा जाता है। इसमें आपकी लीव की एंट्रीज, आप जब कौन सी एलटीसी लिए हैं उन सब की एंट्रीज की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 बी इज द राइट आंसर, डुप्लीकेट। क्वेश्चन नंबर 44। अब यहां से विद्यार्थियों ये सारे के सारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं मेंटल एबिलिटी के। इनको आप घर बैठे सॉल्व करिएगा और उनके आप देखिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर मिसमैच ऑफ आंसर आता है तो कमेंट में लिखिएगा, हम इसको दोबारा से सॉल्व करके देखेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या कोई हमने जो आंसर दिया है उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो आप इसको सारे आंसर्स को ट्राई करिए, देखिए, सॉल्व करिए, क्योंकि एज ए होमवर्क के तौर पर आपको दिया गया है, क्योंकि हम बाय फेस तो मिल नहीं रहे हैं और ऐसा कोई मैं आपको दे भी नहीं पा रहा था जो होमवर्क के तौर पर आपको दे सकूं। तो आगे से कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क के तौर पर आपको देंगे जिसको आप घर बैठे सॉल्व करेंगे और कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि आपको वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका कौन सा आंसर आ रहा है और आपके हिसाब से उसका आंसर क्या है। अगर मिसमैच करता है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और जरूरी सूचना, इसके साथ ही साथियों, अगर आपने मेडल स्कॉलर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे करिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेडल स्कॉलर से नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको मेडल स्कॉलर का लोगो के साथ में ये आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहां पर बहुत सारी जरूरी सूचनाएं, बहुत सारी पीडीएफ्स, बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में हम बताते हैं जो कि आपको फॉर्म भरने में मदद करेगी। यानी जहां जहां वैकेंसीज आती हैं उनकी पीडीएफ और सूचनाएं हम उसमें डालते हैं, क्योंकि उनके वीडियो बना करके अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। इसीलिए जो पीडीएफ्स हमारे पास उपलब्ध होती हैं, कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो केवल आपके प्रज्वल के लिए होती हैं, वो सभी सूचनाएं हम मेडल स्कॉलर के टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। इसीलिए सारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि सभी मेडल स्कॉलर के टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इससे आपको फायदा होगा। कोई भी वैकेंसी आपसे छूटेगी नहीं, क्योंकि सभी वैकेंसीज की सूचना वहां पर आपको मिलती है और इसके लिए आपको जगह जगह जाकर के और इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई जरूरी सूचना आएगी आपको वहां पर मिल जाएगी। साथियों, आप किसी भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, 23 आईआईटीज हैं इंडिया के अंदर, यकीन मानिए सारे प्रश्न एक दूसरी आईआईटीज में रिपीट होते हैं। जो जनरल नेचर के प्रश्न होते हैं उनको आप कंठस्थ कर लीजिए। आपको किसी न किसी आईआईटी में, हर आईआईटी दूसरे तीसरे पेपर में ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी पेपर हमने अब तक सॉल्व करवाए हैं उन सबको थॉरोली आप याद करिए। और जो विद्यार्थी अभी आईआईटी की जो परीक्षा के बारे में हमसे पूछा था कि आईआईटी जोधपुर की जो परीक्षा है वो कब होने जा रही है, तो अभी तक तो कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन हमारे सूत्रों से जो पता चला है उसमें उन्होंने कहा है इसका प्रोसेस फर्स्ट जो क्वार्टर है 2025 का, यानी जनवरी टू मार्च, उसमें शुरू होगा। दिसंबर तक अभी तक कोई प्रोसीजर इसका शुरू होने वाला नहीं है। यानी अभी स्क्रूटनी चल रही है फॉर्म्स की, और इसकी स्क्रूटनी जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही अगली सूचना आपको दे दी जाएगी। जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और मेडल स्कॉलर का इसी तरह साथ देते रहिए। जिन विद्यार्थियों ने आज पहली बार वीडियो देखा है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक के बटन को आप दबाएंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।